हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष नंदन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक मानव जनन के पार्ट 3 से है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने आपको बताया था कि निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे निषेचन और निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं निषेचन के बारे में। निषेचन क्या होता है? तो शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। उस पूरी क्रिया को, उस पूरी प्रोसेस को निषेचन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु, तो शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? वृषण में होता है, और अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से या उनके मिलन से एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। उसे कहते हैं क्या? निषेचन कहते हैं। तो देखिएगा, एक आपको थोड़ी सी एक चित्र के द्वारा दिखाता हूं। जैसे जी क्या था अपना शुक्राणु का चित्र है, और इसका जब जी शुक्राणु योनि के माध्यम से प्रवेश करता है, तो जैसे कि आपने देखा था कि ये गर्भाशय है, और गर्भाशय के अंदर क्या होता है? ये शुक्राणु प्रवेश करेगा योनि के माध्यम से, और यहाँ पे अपन ने देखा था कि एक अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी के 3 पार्ट है, एक फिब्री, एक एम्फुला, तीसरा स्थमस। एम्फुला और स्थमस जंक्शन पर क्या आता है? अंडाशय आ जाता है, जिसके ऊपर जोना पेरिफेरा का आवरण है। तो अंडाशय जी है, तो अंडाशय में क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, और फिब्री की सहायता से अंडाणु खींच लिया जाता है। किसमें? अंडवाहिनी में। अब जी अंडवाहिनी से चलते हुए कहां पहुंचता है? एम्फुला और स्थमस जंक्शन पर। जी आ गया अपना यहाँ पे। इसके बाहरी आवरण पर जोना पेरिफेरा का आवरण है, जो कि कठोर आवरण है। तो जब ये शुक्राणु प्रवेश करता है और अंडवाहिनी में होते हुए चला जाता है, तो यहाँ पे इसका जो शीर्ष भाग है, इस पे देख रहे होंगे आप, एक्रोसोम। तो मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि जो एक्रोसोम है, ये ऐसे रसायनों का स्त्रावण करता है जो कि जोना पेरिफेरा को चीरने फाड़ने, या कह सकते हैं कि अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करता है। मैं एक आपको चित्र की बात दिखा देता हूं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके। जैसे ये है हमारा अंडाणु, और इसके ऊपर जोना पेरिफेरा का आवरण है, जो आपको ये दिख रही होगी संरचना। ये क्या है? जोना पेरिफेरा का आवरण है। अब इसके शीर्ष भाग पर क्या है? एक्रोसोम, जो कि कुछ रसायनों का स्त्राव करेगा, और रसायनों के स्त्राव के मदद से ही यह शुक्राणु जो है प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है। क्या? एक्रोसोम। जैसे जी शुक्राणु इसमें प्रवेश करेगा, तो इसके शीर्ष भाग पर क्या है? एक्रोसोम है। तो ये जोना पेरिफेरा को चिरते हुए अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इसका जो हेड है, वो अंदर क्या कर गया? प्रवेश कर गया। और यहाँ पे अपना क्या है? अंडाणु है। तो अब ये जो अंडाणु है वो क्या है? एम है, और शुक्राणु भी क्या है? एम है। तो यह द्विगुणित हो गया, यानी कि यह जाइगोट का निर्माण कर चुका है। तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं क्या? निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो इसमें हो गया है। अब द्विगुणित युग्मनज से संतान की पूरी प्रोसेस, भ्रूण और संतान, नया संतान कैसे उत्पन्न होता है, वो सब पढ़ने हैं अपन को। किसमें? निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में। तो निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में देखते हैं। थोड़ा इसको साफ कर देते हैं, फिर देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, जिसकी ये इनकी क्या है? अंडवाहिनी है। थोड़ी आकार में बड़ी बना लीजिए, थोड़ी आकार में बड़ा बना लेते हैं। और ये इसका क्या था? एम्फुला स्थमस जंक्शन। यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु का संलयन हो चुका था, और हमारे जाइगोट का निर्माण हो गया था। जाइगोट कैसे होता है? जाइगोट होता है हमारा द्विगुणित। अब क्या होगा कि जाइगोट से नया संतान बनेगा, यानी पहले भ्रूण बनेगा और फिर नया संतान बनेगा। तो ये सब प्रोसेस है निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में। तो कैसे होगा देखिएगा। तो जब जाइगोट जो है, इसके न्यूक्लियस में विभाजन होता है। इसके आकार में वृद्धि नहीं होती है, इसके केवल न्यूक्लियस यानी कि केंद्रकों में विभाजन होता है। ठीक है, तो अपन देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि जो पहला विभाजन है, यानी कि इसको विदलन भी कहते हैं, कि जाइगोट में विदलन हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, जाइगोट है। अब जाइगोट में
विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप 2 ब्लास्टोमियर का निर्माण होगा। इसके फलस्वरूप इनमें फिर विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप 4 ब्लास्टोमियर का निर्माण होगा। ऐसे ही फिर और भी विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप 8 ब्लास्टोमियर का निर्माण होगा। इसके बाद 16, 32, इसके बाद 64 और 128 जी सब ब्लास्टोमियर का निर्माण होता जाता है। याद रखिएगा, जाइगोट में उसके आकार में वृद्धि नहीं होती है, केवल न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में विभाजन होता है। अब यहां पे देखिएगा, जैसे कि जो 16 और 32 वाले स्टेज है, इसको अपन कहते हैं मोरुला। इसको अपन कहते हैं क्या? मोरुला, जिसे अपन तूतक भी कहते हैं। और जो 64 वाली प्रोसेस है, इसे कहते हैं ब्लास्टुला। इसे कहते हैं ब्लास्टुला। और जो अपनी 128 वाली स्टेज आ चुकी है, इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। तो ये सब उनकी प्रोसेस है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये क्या थी? अंडवाहिनी, जिसमें एम्फिलोस्टोमा जंक्शन पर क्या हो गया था? जाइगोट का निर्माण हो गया था। जाइगोट के न्यूक्लियस में लगातार विभाजन होता रहता है, इसे अपन विदलन कहते हैं। और जब इसकी न्यूक्लियस क्या करते हैं, इसे अपन ब्लास्टोमियर भी कहते हैं। जब ब्लास्टोमियर की संख्या 16 से 32 हो जाती है, तो उस स्टेज को कहते हैं मोरुला। और यही स्टेज, जैसे कि इसमें ब्लास्टोमियर की संख्या 64 हो जाती है यानी 64, तो उसे कहते हैं ब्लास्टोला। और जैसे 128 हो जाती है, तो उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो यही आपको याद रखना है। अब 128 और 64 और 16 से 32 जी क्या है? स्टेज है। इनको अपन को याद रखना है, मोरुला, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। तो मोरुला की जो स्टेज है, वो अंडवाहिनी में ही कंप्लीट होती है, यानी गर्भाशय में नहीं आती है। और इसको लगभग 4 से 6 दिन की प्रोसेस होती है। 4 से 6 दिन लग जाते हैं इसको। जैसे निषेचन जब होता है, उससे 4 से 6 दिन बाद, 4 से 6 दिन तक केवल मोरुला ही स्टेज चलती है, मोरुला स्टेज आती है। इसके जस्ट बाद 4 से 6 दिन के बाद अंडवाहिनी से क्या होता है, अपना जो जाइगोट है, जिसकी संख्या 32 हो गई थी, वो बाहर निकलता है। अब ये आ जाता है गर्भाशय में, जिसको अपन कहते हैं क्या? ब्लास्टुला। गर्भाशय से अब ये आ जाता है, और गर्भाशय में आते आते 2 से 3 दिन तक इसमें विभाजन होता है, और फिर ये 128 ब्लास्टोमियर का निर्माण करता है, जिस स्टेज को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जब इसकी स्टेज ब्लास्टोसिस्ट आ जाती है, तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद यहां पर इसका क्या हो जाता है? गर्भ का धारण हो जाता है, या कह सकते हैं कि गर्भधारण। तो जब ये जो युग्मनज है, इसका गर्भ में क्या हो गया? धारण हो गया, यानी गर्भ में रोपण हो गया। गर्भ से लग गया ना, तो गर्भ का रोपण हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि गर्भ के रोपण में इसकी सबसे भीतरी वाले स्टेज को कहते हैं एंडोमेट्रियम, और जो मध्य वाली स्टेज है, उसको कहते हैं मायोमेट्रियम। और जो सबसे बाहरी स्टेज है, इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। तो ये सब इसके भित्तियों के नाम है। जैसे कि जो गर्भाशय है, उसकी 3 भित्ति होती हैं, या 3 स्तर होते हैं। जैसे कि सबसे अंदर वाले स्तर को, जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, जिसपे गर्भ का रोपण यानी कि गर्भ का धारण हुआ है, उसके मध्य वाली स्टेज को कहते हैं, वो स्तर को कहते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे लास्ट वाली को कहती है पेरीमेट्रियम। तो देखना, अब इसको अपन ब्लास्टोसिस्ट कह सकते हैं कि जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम पर धारण हो जाता है, तो गर्भाशय से ग्लाइकोजन नामक एक तरल पोषक पदार्थ होता है, जो कि ब्लास्टोसिस्ट को मिलता रहता है, और यह खाकर वृद्धि करता है। इसी दौरान ब्लास्टोसिस्ट में 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है। 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है, जिसे अपन जर्मिनल लेयर भी कहते हैं। अब क्या होगा, ये 3 जनन स्तरों का निर्माण होने के बाद क्या होता है? तो जैसे कि एक प्रोसेस और है गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला नहीं कह रहे हैं, गैस्ट्रूला। तो गैस्ट्रूला इसी स्टेज को बोलते हैं, जब यह गर्भाशय में उपस्थित ग्लाइकोजन नामक तरल पोषक पदार्थ से ब्लास्टोसिस्ट वृद्धि करता है, तो उसके अंदर 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है।
यह 3 जनन स्तरों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैस्ट्रुला भवन कहलाती है। यानी 3 जनन स्तरों की जो निर्माण की पूरी प्रक्रिया है या जो स्टेज है उसको कहते हैं गैस्ट्रुला भवन। अब गैस्ट्रुला भवन से शिशु का निर्माण देखिएगा, यहाँ पे गैस्ट्रुला भवन से शिशु का निर्माण। तो ये कैसे होता है? तो इसमें तिमाही होती है। तिमाही का मतलब है 3 माह वाली। तो देखना, प्रथम तिमाही मतलब 3 माह ये हो गए प्रथम तिमाही में, उसके अगले 3 माह द्वितीय तिमाही में, और उसके अगले वाले तृतीय तिमाही में हो गए। यानी कि कुल टोटल कितना हो गया? 9 माह हो गया। तो 9 माह में क्या होता है? गैस्ट्रुला से शिशु का निर्माण हो जाता है। 9 माह में गर्भावधि कितना होती है? 9 माह में गैस्ट्रुला से शिशु का निर्माण हो जाता है। तो कैसे होता है? तो जैसे अपन यहाँ पर देख चुके हैं कि यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो 3 जनन स्तरों का निर्माण कर चुका है, यानी कि गैस्ट्रुला भवन में बदल चुका है। अब इससे शिशु का निर्माण कैसे होगा? जैसे कि जो 3 जनन स्तर है, उसका पहला जनन स्तर मान लो किसी हार्ट का निर्माण करेगा, ठीक है ना, मतलब कोई से भी ऑर्गन्स का निर्माण कर सकता है। दूसरा जनन स्तर उसकी मान लो बाहरी लेयर यानी कि त्वचा का निर्माण करेगा, और जो आंतरिक स्तर है मान लो उसकी बोन्स का निर्माण करेगा। तो ऐसे जनन स्तर जो है ऑर्गन्स का और मान लो जो भ्रूण है उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो गैस्ट्रुला भवन से शिशु का निर्माण कैसे होता है? तो देखिएगा, प्रथम तिमाही में क्या होता है, इसकी जो सेशन होता है उसकी उसके जो पहले वाले 3 माह होते हैं उसमें क्या होता है? तो उसमें जैसे कि अपन कह सकते हैं कि हृदय, मेरुरज्जु, रुधिर वाहिनियां, हृदय, हाथ पैर आदि बनने लगते हैं। और इसी माह में यानी कि प्रथम तिमाही में क्या होते हैं? हाथ पैर चलाना भी स्टार्ट हो जाता है। जो शिशु है उसके हाथ पैर चलना भी इसी माह में यानी कि प्रथम तिमाही में स्टार्ट हो जाते हैं। द्वितीय तिमाही में क्या होता है? तो द्वितीय तिमाही में अस्थियों का कह सकते हैं कि उनकी हड्डियों का निर्माण होने लगता है, और एक कंकाल का निर्माण होता है जो कि उसकी बॉडी के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, और उसकी बाहरी लेयर पे त्वचा का निर्माण भी इसी माह में होता है। अब बात करते हैं तो लैंगो क्या है? तो जब शिशु कह सकते हैं, जब जो शिशु नहीं कह सकते, जो भ्रूण, जब भ्रूण की सर पर या पूरे बॉडी पर रोम या बाल आने लगते हैं तो उसे लैंगो कहते हैं। तो इसी द्वितीय तिमाही में लैंगो की स्थिति भी आती है, यानी कि रोम या बाल भी आते हैं, और कह सकते हैं कि धड़कन। तो जो माँ है उसके उदर से द्वितीय तिमाही में शिशु की धड़कन यानी कह सकते हैं कि भ्रूण की धड़कन सुनी जा सकती है। तृतीय तिमाही में क्या होता है? तो इस तिमाही में भ्रूण तेजी से वृद्धि करता है और लगभग 18 से 20 इंच लंबा और 3 से 4 किलोग्राम भार वाला शिशु उत्पन्न होता है। तो ये तो थी उसकी प्रोसेस कि गैस्ट्रुला से शिशु का निर्माण कैसे होता है। तो अपना शिशु यहाँ पे बन चुका है। अब सगर्भता यानी जो गर्भावधि होती है 9 माह की, तो 9 माह के बाद जो शिशु है वो नए संतान के रूप में निकलेगा। जो अपना भ्रूण है वो नए संतान के रूप में निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? तो यह एक क्रिया होती है प्रसव यानी कि चाइल्ड बर्थ। यहाँ पे आपको दिख रही होगी प्रसव यानी कि चाइल्ड बर्थ। यह क्रिया कैसी होती है? तो सगर्भता यानी कि गर्भावधि, जब गर्भावधि यानी कि 9 माह कंप्लीट हो जाते हैं तो गर्भाशय की मांसपेशियां जो होती हैं वो एक अनैच्छिक मांसपेशियां हैं और उनमें तीव्र संकुचन होता है। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। जब यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लो यहाँ पे जी क्या है, भ्रूण है, या मान लो जो अपना नया शिशु निर्मित हो चुका है। जैसे कोई भी शिशु है अगर वो अवधि में है, मान लो गर्भाशय में है, तो उसे भ्रूण ही कहेंगे। तो जब भ्रूण जो है, अब यहाँ पे देखना गर्भाशय की जो संकुचन होगा गर्भाशय में, तो यहाँ से क्या होगा, संकुचन होगा, तो ये बाहर निकलेगा योनि के माध्यम से, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसे कहते हैं चाइल्ड बर्थ यानी कि प्रसव की क्रिया। गर्भावधि या सगर्भता की अवधि पूर्ण होने पर क्या होता है, गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों में संकुचन होता है जिससे कि शिशु का योनि के माध्यम से बाहर निकलना होता है। इसे कहते हैं प्रसव यानी चाइल्ड बर्थ। अब देखिएगा तो अपरा किसे कहते हैं, बहुत पूछा जाता है अपरा यानी प्लेसेंटा के बारे में। तो अपरा या प्लेसेंटा केवल एक जुड़ाव का नाम है। जुड़ाव यानी कि जैसे कि मेरी एक उंगली ये है और एक उंगली ये, तो इसका जुड़ाव
यानी कि जुड़ाव की केवल क्रिया को कहते हैं क्या, प्लेसेंटा यानी कि अपरा। तो जो भ्रूण होता है उसके नाभि रज्जु, जो नाभि होती है, नाभि से कुछ रुधिरवाहिनियां निकलती हैं जो कि रज्जु का काम करती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि भ्रूण की नाभि रज्जु और गर्भाशय की भित्ति के मध्य जो जुड़ाव होता है उसे कहते हैं अपरा यानी कि प्लेसेंटा। इसका काम क्या होता है? तो इसका यही काम होता है कि भ्रूण को पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, यहां तक कि मां से प्रतिरक्षा भी प्रदान होती है। तो ये सब काम होता है अपरा का। तो बहुत ही इंपोर्टेंट है अपरा, बहुत ही बार पूछा भी जाता है। दुग्ध स्त्रावण यानी कि लैक्टेशन, ये कब होता है? तो जन्म के 24 घंटे के बाद, जैसे ही जो चाइल्ड है उसके 24 घंटे के बाद क्या होता है, दुग्ध का स्त्रावण होने लगता है। तो ये कैसे होता है? जैसे कि गर्भाशय में मादा में उपस्थित हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, दो हार्मोन होते हैं ये। तो हार्मोन क्या होते हैं, जब ये सगर्भता यानी गर्भावधि पूरी हो जाती है तो इन हार्मोनों की वजह से स्तन ग्रंथियों में तीव्र वृद्धि होती है और जो शिशु है उसका जन्म होने के जस्ट 24 घंटे बाद ही दुग्ध का स्त्रावण होने लगता है। तो आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो 12th के बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चैप्टर को पढ़ने में सहायता मिले। तो आज का अध्याय यहीं तक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे या आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।